चावल पर डाला और अल्लाह का नाम लेकर खा लिया। यही मेरा नाश्ता था और दोपहर का खाना, यानी कि चावल और केचप। स्कूल के साथ साथ ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, अलग अलग कंट्री के। सबसे ज़्यादा इंडिया के थे, जिसमें से 2 आकर मुझसे मिले, क्योंकि मैं तो दूर से ही पक्का मुसलमान दिख रहा था। उन 2 के नाम थे रिजवान और नोमान। सलाम दुआ हुई। वो लोग दूसरे बंगले में थे और उनके साथ 2 हिंदू इंडियन थे, और मेरे वाले बंगले में एक मैं था और दूसरा एक इंडियन हिंदू। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग खा कैसे लेते हो यार यहाँ पर? बोले क्या करें भाई, मजबूरी है। सिर्फ वही उबली तरकारी, चावल और सूप ले लेते हैं, चिकन भी हलाल तो होगा नहीं। मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। हम 3 मुस्लिम के अलावा 2 और मुस्लिम थे, गालिबन नाइजीरिया के। मैंने यहाँ आने से पहले 3 और मुस्लिम्स को इस स्कूल के बारे में बताया था, जो मेरे पीछे पीछे नेक्स्ट मंथ में आने वाले थे। तो हम टोटल 6 होने वाले थे। तो इससे मैंने सोचा क्यों ना हम सब एक साथ रहें, नमाज वगैरह की भी सहूलत हो जाएगी। क्योंकि अपने साथ वाला हिंदू बहुत अच्छा था वो भी, पर हमेशा पूरे घर में ना जूते चप्पल के साथ ही घूमता था बेचारा। तो ये सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने रिजवान और नोमान से बात की, दोनों राज़ी हो गए। पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, दोनों उम्र में मुझसे छोटे थे, कि भाई प्लीज़ आप खुद ही बात कर लो। खैर लंबी कहानी है। बिल आखिर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद हम तीनों को एक बंगले में ट्रांसफ़र किया गया, जो कि कॉर्नर पर था और बाकी बंगलों से थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि पीछे से जो लोग आने वाले थे वो भी हमारे साथ ही रहने वाले थे। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम सारे मुसलमान के लिए हमने एक अलग से बंगला जो है हमको मिल गया, जो कि बड़ा भी था और इसमें हम आराम से आ सकते थे। स्कूल से पकाने की भी परमिशन ले ली थी, क्योंकि स्कूल का जो चिकन था वो तो हम वैसे भी नहीं खा सकते थे। तो पूरे स्कूल में सिर्फ हमारे बंगले में खाना पकाने को अलाउड था। हम कभी कभी मार्केट जाकर ज़िंदा मुर्ग लाकर खुद ज़ुबा करते और ख़ुद पकाते। और इसमें फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से गैर मुस्लिम भी हमारे बंगले पर खाना टेस्ट करने के लिए आने लगे, जिसकी वजह से उनसे ताल्लुकात भी बने। जैद जो था वो भी खाना बनाने में काफ़ी माहिर था माशाल्लाह, और बाकी लोग तो वो काटने कुटने का काम कर ही लेते थे। तो हम टोटल 6 मुस्लिम थे उस बंगले में, रिजवान, नोमान, मैं, जैद, अहमद और आसाम से अकरम। दूसरा बड़ा फ़ायदा साथ में रहने का ये हुआ कि रमज़ान में सहरी, इफ्तारी, रोज़ा और तरावी की जमात की नमाज सब का मुकम्मल एहतमाम हो सका। और मैं तो अपने साथ फ़ज़ल अमल भी ले गया था साथ में। तो तालीम भी कभी कभार हो जाती थी। खाने की मैंने बाकी इंडियंस से बात की। खाने को लेकर सभी को परेशानी थी, और शायद 1-2 लोग मुझसे पहले भी इसके बारे में ऑफिस में बात कर चुके थे, लेकिन स्कूल के पास तो इसका कोई सलूशन ही नहीं था। वहाँ इंडियन खाना बनाता कौन? मैंने ऑफिस में बात की, कोई जुगाड़ नहीं हुआ। कई दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन मैडम जमार के हस्बैंड से बात की, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड थे और मुझसे पहले से ईमेल के ज़रिए जुड़े हुए थे, मुझे थोड़ा जानते थे। बहुत अच्छे अखलाक वाले आदमी थे। मैंने उनको बच्चों की सारी प्रॉब्लम बताई। बोले कि हाँ हमें पता है, और हम इंडिया से कोई कुक वगैरह बुलाने का सोच रहे हैं, अभी तक कोई मिला नहीं है। मैंने कहा सर जब तक कोई कुक वगैरह नहीं मिल जाता है मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कम से कम दाल तो बना ही लूँगा। ये अलग बात है कि उनको दाल समझा नहीं। और हम इंडिया में जो वेजिटेबल हम खाते हैं वो भी मैं बता सकूँगा, और वो मार्केट से ला सकेंगे, अगर आप मुझे मार्केट भेजें अपने आदमी के साथ। मेरा ऑफ़र शायद बहुत ही पसंद आया। बहुत खुश हुए। वो लोग सही में ना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि यार कैसे स्टूडेंट्स को कंफर्ट दे सकें, सोचते हैं दूसरों के बारे में। बोले कि हम फ्री में काम नहीं लेंगे बल्कि आपको पे करेंगे। अरे वाह, अपनी तो लॉटरी लग गई। वैसे भी अपनी पॉकेट मनी के नाम पर ना के बराबर ही पैसा आता मेरे पास। दूसरे ही दिन गाड़ी मुझे लेने सुबह सुबह माइकल के साथ और 2 बंदे भी सामान उठाने के लिए जो थे वो आ गए। उस रात तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब ध्यान दिया तो यहाँ के रोड साफ सुथरे। अपुन आए थे मदनपुरा की साड़ी बाज़ार की गली से। अपने वहाँ तो मेन रोड पर बड़े बड़े खड्डे होते हैं, यहाँ तो भाई छोटी छोटी गलियाँ भी सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है। गाड़ी चलाने वाले आराम से गाड़ी चला रहे हैं। भैया माइकल भी बहुत स्लो चला रहे थे। आगे वाली गाड़ी भी स्लो चल रही थी। राइट में बहुत सी जगह थी कि कट मार कर निकल लिया जाए। मैं दिल में बोला भाई माइकल एक्सीलेटर पर थोड़ा वजन डाल भाई,
कट मार और निकल आगे। क्या टुक 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 40-45 की स्पीड से चल रही है? भाई को जरा हॉर्न वॉर्न मार। पर मैं कुछ बोला नहीं, खाली दिल में सोचा। लेकिन अपने जैसा फास्ट ड्राइवर को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर अच्छे से बोल ही दिया हॉर्न के बारे में, तो माइकल का मुंह देखने वाला था, जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। बोला नो 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 हॉर्न। बाद में पता चला कि यहाँ पे लोग हॉर्न देने को अच्छा नहीं समझते, और शायद पूरे 1 साल के सफ़र में मैंने शायद ही कोई हॉर्न किसी गाड़ी का सुना हो। ड्राइविंग का इतना अच्छा मैनर्स है कि अगर किसी चौराहे पर 2 अलग अलग सिमत से गाड़ी आ रही हो और चौराहे को क्रॉस करके आगे जाना हो, तो अपने वहाँ तो दोनों ड्राइवर और फास्ट कर लेंगे गाड़ी को कि मैं पहले क्रॉस कर लूँ। वहाँ दोनों ड्राइवर दूसरे की गाड़ी को आता देखकर दोनों अपनी अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं कि पहले सामने वाला गुजर जाए। ये सब देखकर तो भाई अपना तो दिमाग ही घूम गया कि भाई ये कहाँ आ गया मैं यार। बात निकल ही आई है, तो जब तक हमारे माइकल भाई गाड़ी चला रहे हैं, जब तक आपको फिलीपींस के बारे में बताता हूँ। वैसे भी इस स्पीड से मार्केट पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, जब तक अपन फिलीपींस के बारे में बात करते हैं। फिलीपींस एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। आप अगर तो कहीं भी जाओ, आपको लोग मुस्कुरा कर ही मिलेंगे। छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, वो आपको सर सर करके ही मुखातिब करेगा। बात बात पर हंसी मजाक इनके खून में शामिल है। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की खींचते, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं और दूसरे को आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। सफ़र में मैंने कभी भी किसी 2 फिलिपिनोस को झगड़ा करते नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्राइम नहीं है, सारी उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। फिलीपींस का दूसरा वाला मुल्क है। यहाँ आइलैंड बहुत हैं। यहाँ छोटे बड़े खूबसूरत जो है वो तकरीबन टोटल 7,641 आइलैंड हैं। दुनिया के कई मुल्कों से लोग यहाँ पिकनिक पर आते हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, जापान से, यहाँ तक कि कोरिया वाले भी यहाँ के दीवाने हैं। बोरोकाई और कोरून को दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड के अंदर शुमार होता है, नंबर 1 के ऊपर। यहाँ के समुंदर का पानी इतना क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि अगर 20 फुट नीचे की भी ज़मीन आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चौपाटी में तो 1 फीट नीचे अपना खुद का हाथ भी नहीं नज़र आता है। फिलीपींस को 3 बड़े हिस्से में बांटा गया है। नॉर्थ में ऊपर लुजोन, और उसके नीचे विसाया और नीचे मिंदानाओ। और इसी हिसाब से यहाँ 3 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, तगालोग, विसायास और मरीनाओ। इसके अलावा भी बहुत सी छोटी मोटी ज़बानें हैं अलग अलग आइलैंड पर जो कि बोली जाती हैं। ख़ास तौर पर विसाया जो ज़बान बहुत ही अच्छी है। जब बात करते हैं 2 फिलिपिनो विसाया वाले, तो ऐसा लगता है जैसे गाना गा रहे हैं, बहुत लय में। कंट्री है, मुस्लिम आमतौर पर हर जगह हैं हल्के पुल्के, पर मिंदानाओ में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। बल्कि एक सिटी है जिसका नाम ही इस्लामिक सिटी ऑफ मरावी उसके एंट्रेंस पर ही लिखा हुआ है। वहाँ 99% सब मुसलमान हैं। अपना स्कूल सीबू में था जो विसाया में है। गिनती की हलाल रेस्टोरेंट है, कई खूबसूरत मॉल्स हैं। साल भर में कभी भी बारिश हो जाती है, मौसम बहुत अच्छा है। इनके गांव की खूबसूरती तो बयान से बाहर है। चूँकि यहाँ पे स्पेनिश ने राज किया था, तो अब भी इनके घर बनाने की स्टाइल यूरोप जैसी है। साल में एक ही त्यौहार होता है जिसको खूब धूमधाम से इन लोग मनाते हैं, और वो है क्रिसमस, जिसकी तैयारी अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है। चलो भाई, अभी के लिए इतना ही। अपने माइकल भाई की गाड़ी हल्लू हल्लू चलते चलते मार्केट पहुंच गई है। चाम होता है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के मार्केट को भी देखकर। यहाँ मार्केट में मैं जिस पर भी इशारा करता जा रहा था, वो चीज़ माइकल खरीदता जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर आखिरकार मुझे वो आइटम मिल ही गया जो मुझे चाहिए था, और वो थी दाल। अपनी पीली वाली दाल। खैर वो मिल गई। उसके बाद में हलाल चिकन बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। यहाँ सब पहले से ही कटा कटाया साफ़ किया हुआ रखा होता है लोकल मार्केट में, और मॉल में तो पूरा अच्छे से पैक किया हुआ रखा होता है। मार्केटिंग करके वापस हुए, किचन में बावर्चियों को थोड़ा डायरेक्शन दिया तरकारी के बारे में। वो लोग भी हंस हंस कर मुस्कुरा कर जो है फॉलो करते रहे, और मैं 2 बंदों को लेकर दाल बनाने में लग गया। स्टूडेंट की हैरत और खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जब बड़े के सामने एक बड़ी सी पतीली में दाल रखी हुई नजर आई। कैंटीन में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस वक्त
क्या खुशी हो रही थी सबको। सब पूछ रहे थे किसने बनाया, कौन बनाया। और अपुन तो उसी दिन सबकी नज़रों में आ गया, आकर जो है मिल रहा था, थैंक यू बोल रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उस दिन सिर्फ दाल चावल ने जो लुत्फ दिया था वो आज की बिरयानी भी नहीं दे सकती। पब्लिक तो पागल हुई पड़ी थी। तो फ़ायदा होना चाहिए ना यार। वहीं सिखाया था आमिर साहब ने दाल बनाना, वो आज काम आ गया। मैंने सबके आखिर में खाया, जो अपने लिए अलग से दाल निकाल के रख लिया था, क्योंकि मेरे को पतीली साफ़ होगी इसका पूरा जो है गारंटी थी। कितने स्टूडेंट तो खाने के बाद दाल पी तक गए थे। मुझे फिलीपींस आए आज पूरे 18 दिन हो गए थे, और आज पहला दिन था जो मैंने कुछ अलग खाया हो, यानी अपनी बनाई हुई दाल। पिछले 18 दिन से मैं सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 2 चीज़ खा रहा था, यानी कि वही मेरा पहले दिन वाला खाना, चावल और टोमेटो केचप। 18 दिन सिर्फ चावल और टोमेटो केचप और ड्रिंक में पानी या कॉफ़ी। खुद मुझे भी उस दिन का खाना बहुत पसंद आया। इन 18 दिनों में मेरी फ़्लाइंग ट्रेनिंग भी शुरू हुई। यहाँ आकर पता चला कि अल्लाह ने यहाँ क्यों भेजा। यहाँ हम उसी